तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 जुलाई 2026 के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पे हम देखने वाले हैं यार, इट इज़ अबाउट द टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। ये न्यूज़ में था बिकॉज 29 जुलाई को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल, जो कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन को बताता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं यार टाइगर कंजर्वेशन इंडिया के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में की थिंग्स की बात करें अबाउट टाइगर। टाइगर के बारे में बात करें तो टाइगर जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है यार? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, एंड यू जो IUCN का रेड डाटा लिस्ट के अंदर इसका स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस के अंदर जो टाइगर है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एंड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1971 का 72 का, इसके अंदर ये शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आता है जिसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स नंबर 1 में आता है, मतलब यहाँ भी इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड ये एक एपेक्स प्रीडेटर है यार, जो कि एक तरह से इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन रखता है। इट इज़ एन एपेक्स प्रीडेटर दैट मेंटेन्स इकोसिस्टम बैलेंसेस। बाकी अगर हम स्टेटस की बात करें इंडिया के अंदर टाइगर का स्टेटस क्या है यार? सबसे पहले तो इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन इज अराउंड 3600 यार, है ना। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन अराउंड 5700 के पास है। इंडिया टाइगर पॉपुलेशन की बात करें 2022 में 3682 था इंडिया का पॉपुलेशन। एंड जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन की बात करें इज अराउंड 5711। एंड इंडिया के अंदर 58 टाइगर रिजर्व्स हैं यार। कितने स्टेट्स में? 18 स्टेट्स में। बाकी जो टाइगर्स को बचाने के लिए जो की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में बात करें तो जो लिए गए हैं इसमें हम बात करते हैं अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था यार। जो प्रोजेक्ट टाइगर है किसकी बात करता है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यार। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या? सेंट्रल स्टेट दोनों इसको फंड करते हैं। एंड एक तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया था इसके द्वारा, है ना। एंड यहाँ पे जो हैबिटेट प्रोटेक्शन हो गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फील्ड बेस्ड मॉनिटरिंग की बात करते हैं इसके अंदर। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का वो मैंडेट करता है कि हर स्टेट एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाए। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर यार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये याद रखना। उसके बाद और कौन कौन से यहाँ पे इनिशिएटिव में हम बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। नेशनल टाइगर
कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट टाइगर को यार। इसका चेयरमैन कौन होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड ये जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स हैं उसको अप्रूव करता है। एसओपीज जो है रिजर्व मैनेजमेंट के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स जो है वो ये इशू करता है। और क्या है भाई, यहाँ पे एक नेशनल मतलब टाइगर टास्क फोर्स होता है जो कि एक तरह से इंडिया का कंजर्वेशन फ्रेमवर्क को रिव्यू करता है, रिकमेंड करता है यहाँ पे, जिसके रिकमेंडेशन से 2006 में अमेंडमेंट हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसकी वजह से एनटीसीए एस्टेब्लाइज किया गया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है कि स्टेटरी बॉडीज़ के तौर पे बनाया गया है ना। उसके बाद हम जहाँ पे इंटरनेशनल टाइगर डे कब कंजर्व बनाया जाता है, तो अभी हमने बात की 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की बात करें तो वो हर 4 साल में यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है ना। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की बात करें, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की बात करें AITE 2022 में हुआ, 2026 में होगा। 2022 की डाटा हमने बात की यहाँ पे। AITE जो है एवरी 4 ईयर्स होता है। की इनिशिएटिव के बाद यहाँ पे हम बात करें कि जो जो मेजर चैलेंजेस टाइगर्स को फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में बात करें। मेजर चैलेंजेस के अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक चैलेंज है यार। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वजह से है ना, इनका जो हैबिटेट है जाता है, इनके वजह से यहाँ पे इनको यहाँ से थ्रेट फेस करने पड़ते हैं। फंड की कमी है, मैन पावर की कमी है, इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज यार। लिमिटेड फंड्स एंड मैन पावर इज ऑल्सो चैलेंज। तो करना क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन ये जो है ना, ये 150 वर्ड्स में ही है। ये करंट अफेयर माइंड मैप जो हम देख रहे हैं 150 वर्ड्स में देख रहे हैं, जिससे हमारे पास जो मेंस वाले जो आंसर हैं आपको चीज़ें समझ आने लगे कि मेंस में लिखना क्या है, कितना लिखना है। वे फॉरवर्ड की बात करें, वे फॉरवर्ड सबसे पहले तो हमको क्या करने की ज़रूरत है यार, हमको स्ट्रेंथन करना होगा वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर्स हैं उनको, स्ट्रेंथन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होगा। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग के ऊपर जोर देना है, जैसे कि AI हो गया, ड्रोन से मॉनिटर कर रहे हैं, कैमरा ट्रैप से हम मॉनिटर कर रहे हैं टाइगर को। सो टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग पे फोकस करना है, लाइक AI, ड्रोन्स, कैमरा ट्रैप्स, इन सब के ऊपर। एक एंटी पोचिंग मेजर्स जो हैं हमारे पास उनको इम्प्रूव करना होगा, इम्प्रूव एंटी पोचिंग मेजर्स। एक सस्टेनेबल फंडिंग एंड रिसर्च के ऊपर ध्यान देना होगा,
सो सस्टेनेबल फंडिंग की ज़रूरत है, रिसर्च करना होगा यार इन सब चीज़ों पे। कंजर्वेशन को बैलेंस के साथ डेवलप, दोनों को बैलेंस, कंजर्वेशन को डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस कंजर्वेशन विथ डेवलपमेंट, ये बेसिक ढांचा है। इसमें छोटे छोटे किसी में एग्जांपल्स दे दो तो एक तरह से वो वैल्यू एडिशन हो जाता है। बाकी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं यार? कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि जो टाइगर कंजर्वेशन है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है वो क्या है टुवर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, है ना। इंडिया जो है ग्लोबल लीडरशिप आना चाहता है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो टाइगर कंजर्वेशन डेमोन्स्ट्रेट India's commitment to biodiversity conservation, environmental governance, sustainable development and global leadership in wildlife प्रोटेक्शन। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया के अंदर जो आंसर है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है यार, ठीक है। हमने बात की अबाउट टाइगर की क्या होता है स्टेटस, की इनिशिएटिव, मेजर चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार वेस्टर्न घाट के जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। ये न्यूज़ में था बिकॉज जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रीइश्यू किया जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसको, जो कि एक तरह से इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को बताता है अक्रॉस वेस्टर्न घाट, जो कि प्रीवियसली जो था वो लैप्स कर गया था 27 जुलाई 2026 को। इसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे रीइश्यू किया। तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ की बात करें तो सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं यार, किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ reissued the draft notification for the इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, जिसको हमने क्या बोला ESA इन दी वेस्टर्न घाट, जो कि एक्सपायर हो गया था प्रीवियसली, जो था वो एक्सपायर हो गया था, इसको रीइशू किया। तो इसके बारे में हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्या होता है, क्या कंसर्न्स है, सब देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है वो सब देखेंगे। इन दी वेस्टर्न घाट्स आफ्टर दी प्रीवियस ड्राफ्ट एक्सपायर्ड। इसके बाद की फैक्ट्स की बात करें की फैक्ट्स क्या है, जो पहले का जो था एक तरह से यहाँ पे बोला गया कि इतना एरिया कितना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्या होते हैं, ये ऐसे रीजन होते हैं जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नोटिफाइड किए जाते हैं, जिनमें कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो रेगुलेटेड किया जाता है, प्रॉफिट किया जाता है, क्योंकि वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। तो अभी का जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो कितना है यार, प्रपोज वेस्टर्न घाट के अंदर प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ये डाटा को आप यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड 56,000 जो है
25 स्क्वायर किलोमीटर जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। एंड कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड हैं? जो वेस्टर्न घाट वाले जो स्टेट्स हैं, स्टेट कवर्ड की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। बाकी जो एक्सपर्ट कमेटी यहाँ बना था 2022 में, उसके रिकमेंडेशन पे आया। एंड इसका ओरिजिन जो है, वो गडगिल कमेटी रिपोर्ट के ओरिजिन रिकमेंडेशन पे आया। एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया था इसके अंदर। इसको देखते हुए एक्सपर्ट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2022। इसके ओरिजिन की बात करें तो गडगिल कमेटी के रिपोर्ट 2011 के रिकमेंडेशन पे ये बना था। ये की फैक्ट हो गया यार। होता क्या है ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया? व्हाट इज दिस, है ना? व्हाट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया? तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज व्हाट? एन इकोलॉजिकली sensitive area ESA is a region notified under the Environment Protection Act of 1986, where certain activities are regulated or prohibited to protect फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो ये होते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। इनका सिग्निफिकेंस क्या है यार? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्यों इतने ज़रूरी हैं? सिग्निफिकेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इस रीजन में। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज रहते हैं यार। सो दिस सपोर्ट और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स विथ मैनी एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विथ मैनी एंडेमिक स्पीसीज इन रीजन्स पे रहते हैं। यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं वो बहुत सारे हैं यार, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्ट करते हैं यार रिवर्स लाइक, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत सारे साइट्स जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड जो 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें जो अगस्थमलाई वेस्ट, है ना, एक तरह से अगस्थमलाई जो हो गया वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यार यहाँ पे। एंड वो वेस्टर्न घाट जो है, और एक हाट जो सबसे हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ये वेस्टर्न घाट आता है, और अगस्थमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इसी साउदर्न वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है ना। वेस्टर्न घाट्स आर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे ये और भी जो नदियाँ हैं लाइक दे सपोर्ट रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड
पेरियार। बाकी ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, मानसून को रेगुलेट करता है यार, वाटर सिक्योरिटी जो है पानी प्रोवाइड करते हैं। सो दे रेगुलेट क्लाइमेट्स, मानसून एंड वाटर सिक्योरिटी। बाकी ये लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं कैसे, थ्रू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, टूरिज्म, है ना। NTFPs हो गया, NTFPs आर व्हाट, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी ये सपोर्ट करते हैं। इन्हीं वेस्टर्न घाट से हमको ये सब मिलता है यार। सो सपोर्ट्स livelihoods through agriculture, forest, tourism and non-timber forest produce। ये हमने सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स की बात की। बाकी ये चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसके बारे में बात करें। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट वो बार बार देखने को मिलता है यार। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। एंड जो लाइवलीहुड कंसर्न्स हैं लोकल कम्युनिटी का, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, कुछ चीज़ को रेगुलेट कर दोगे, प्रोहिबिट कर दोगे, तो उनके जो लाइवलीहुड है वो एक तरह से अफेक्ट होता है यार। दिनचर्या जो है बहुत सालों से जीते आ रहे हैं। सो द लाइवलीहुड कंसर्न्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, है ना। बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो है वो स्टेट्स के अमोंग देखने को मिलते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट्स अमोंग स्टेट्स हमको देखने को मिलता है यार। मॉनिटरिंग कमज़ोर है, एनफोर्समेंट कमज़ोर है। सो वीक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट। और क्या सिग्निफिकेंस है यार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज से प्रेशर देखने को मिलता है। प्रेशर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो ये चैलेंजेस हैं, तो ठीक कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें जो है साइंस बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना होगा। साइंस बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना होगा। सेंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है उसको अच्छा करना होगा। सो बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इसके ऊपर जोर देना होगा। लोगों को एक तरह से इन्वॉल्व करना होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है यार, एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ना, उसके साथ साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, डेवलपमेंट को साथ बैलेंस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो भाई इससे पहले जो टाइगर कंजर्वेशन वो भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ये हमारे पास जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ये भी इन्वायरमेंट टॉपिक है। दोनों का देखो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन एक प्रकार से ही रहता है, चैलेंजेस भी एक प्रकार से ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये हमने बात की अबाउट वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है, ये से कॉन्टेक्स्ट की बात की, फैक्ट्स क्या हैं, ये से होता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है यार। इससे आप जो है ये सब देखो, ये भी 150 वर्ड्स में ही है।
इसके जो आंसर्स हैं वो आप लिख सकते हो मेंस में 150 वर्ड से 200 वर्ड्स में। सो मेंस के लिए नोट्स की ज़रूरत है भाई, ये नोट्स इसी फॉर्म में बनाया था, माइंड मैप्स फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार मिस्टी स्कीम की। ये मिस्टी स्कीम न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यहाँ पे आंध्र प्रदेश को रैंक 2 यहाँ पे मिला मिस्टी, मतलब मैनग्रोव जो है ना, आंध्र प्रदेश रैंक सेकेंड अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स, जो कि मैनग्रोव इनिशिएटिव के अंदर जो मिस्टी है, मैनग्रोव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, इसके अंदर जो इसका रैंक है आंध्र प्रदेश का वो सेकंड आया, इसीलिए न्यूज़ में था। आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छे से डेवलप किया, मतलब एक तरह से रिस्टोर किया मैनग्रोव्स को। सो उसके बारे में अगर हम बात करें मिस्टी स्कीम के बारे में, देखो ये 150 वर्ड्स में यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे यार। मिस्टी स्कीम क्या है? इट इज़ मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसके अंदर सबसे पहले तो हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था यार। आंध्र प्रदेश जो है वो रैंक 2 इन इंडिया अंडर द मिस्टी स्कीम। आंध्र प्रदेश ranked second in India under the मिस्टी स्कीम। एंड जो 2025-26 के समय यहाँ पे जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसने अराउंड 2000 हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव को यहाँ पे रिस्टोर किया। ड्यूरिंग 2025-26 दी स्टेट restored 2047 hectares of मैनग्रोव्स। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया भाई? आंध्र प्रदेश को इसमें कितना खर्चा आया? टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये 18 करोड़ का लगभग इसके पास देखने को मिला। बाकी जो मिस्टी स्कीम है इसके बारे में बात करें, मिस्टी स्कीम अबाउट मिस्टी स्कीम की बात करें तो मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitats and tangible incomes। लॉन्च कब हुआ था यार? इट इज़ लॉन्च्ड इन 5 जून 2023 को ये मिस्टी स्कीम लॉन्च हुआ था यूनियन बजट 2023-24 के अंदर। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC के अंदर ये लॉन्च किया गया। बाकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मिस्टी स्कीम क्या करना चाहता है? ये रिस्टोर करना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है मैनग्रोव फॉरेस्ट को, एंड जो कोस्टल इकोलॉजी है उसको ये इम्प्रूव करने की बात करता है। लाइवलीहुड जो वहाँ रहते हैं उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने की बात करता है। सो मिस्टी स्कीम is to restore and expand mangrove forest to
improve coastal ecology and livelihood। ये है मिस्टी स्कीम यार। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है मैनग्रूव्स का, ठीक है। मिस्टी जो है मैनग्रूव्स को इम्प्रूव करने की बात करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनग्रूव्स। तो ये प्रोटेक्ट करना चाहता है किसको, कोस्टल जो मैनग्रूव्स जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करके हम क्या करेंगे, जो स्टॉर्म्स हैं उसको यहाँ पे हम रोक सकते हैं, एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोस्ट को फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन्स यार जब मैनग्रूव्स होंगे तो। सो वी कैन प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन। एंड और क्या करता है मैनग्रूव यार, ये सपोर्ट करता है रिच बायोडाइवर्सिटी को, फिशरीज को, सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरीज। ऑल्सो ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू कार्बन, जो मैनग्रूव्स हैं large amount of it stores large amounts of blue carbon and ये क्या करता है मैनग्रूव जो है वो एक तरह से लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ को हम बचाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है उनके लाइवलीहुड के लिए। सो इट इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़, इम्प्रूव लाइवलीहुड्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़। ओके, ये क्या करता है लाइवलीहुड जो है कोस्टल कम्युनिटीज़ का उसको इम्प्रूव करता है। तो हमने बात किया अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनग्रूव्स की। बाकी जो आंध्र प्रदेश का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश इनिशिएटिव की बात करें सो यहाँ पे जो फिश बोन टेक्निक है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया टू इम्प्रूव वाट टाइडल वाटर फ्लो को बढ़ा के मैनग्रूव को सर्वाइवल को इम्प्रूव किया इन्होंने। सो मतलब आंध्र प्रदेश ने क्या इस्तेमाल किया, यूज द फिश बोन टेक्निक टू इम्प्रूव tidal water flow and mangrove सर्वाइवल। एंड ये जो आंध्र प्रदेश का एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है उसका पार्ट है ये जो मैनग्रोव इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश का। सो इट इज द पार्ट ऑफ द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ आंध्र प्रदेश इनिशिएटिव्स। बाकी जो वे फॉरवर्ड है कि हमको क्या करने की ज़रूरत है यार रिगार्डिंग मिस्टी अगर हम बात करें, सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड के अंदर हमको यहाँ पे साइंटिफिक रिस्टोरेशन एंड मॉनिटरिंग पे जोर देना होगा। साइंटिफिक रिस्टोरेशन एंड मॉनिटरिंग पे जोर देना होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। तो पिछले तीनों टॉपिक जो थे वो इन्वायरमेंट के थे। पिछले तीनों टॉपिक में हमारे पास साइंटिफिक रिस्टोरेशन एंड मॉनिटरिंग पे ध्यान देने की बात की, हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की। तो इन्वायरमेंट का वही है भाई, बेसिक सब चीज़ें जो वे फॉरवर्ड सब जगह लगभग सेम है। सो यही तो सीखना है, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। एंड जो फंड कन्वर्जेंस है उसको बढ़िया करना होगा।
बेटर फंड कन्वर्जेंस। ऑल्सो जो मेंटेनेंस है, अवेयरनेस है, ये क्रिएट करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड अवेयरनेस जनरेट करना होगा लोगों को टूवर्ड मैन ग्रुप का इंपॉर्टेंस, जिससे उसको प्रोटेक्ट करें लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड अवेयरनेस। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट मिस्टी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिक साइट्स नियर स्कूल लीड पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ रिस्क इन इंडिया की। तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट आया, स्कूल इन द शेडो ऑफ टॉक्सिक साइट्स पॉल्यूशन प्रॉक्सिमिटी इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ये रिपोर्ट आया किसके द्वारा? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट लंदन का एक रिपोर्ट था, जिसने बताया कि जो प्रॉक्सिमिटी है स्कूल्स का, वो हजार्डस पॉल्यूशन जहाँ पे सोर्सेस हैं उसके पास देखने को मिल रहे हैं। 17 ऐसे मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें एक इंडिया भी है यार। टॉक्सिक साइट्स नियर स्कूल्स की बात करें तो न्यूज़ में क्यों था? वाई इट इज़ इन न्यूज़? क्योंकि एक रिपोर्ट है, a report by the Center for Global Development, Center for Global Development लंदन का रिपोर्ट है। ये हाईलाइट किया that many schools in India and other developing countries are located near toxic pollution sites। बाकी जो की फाइंडिंग्स है उसके बारे में बात करें, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या है यार? स्टडी जो है स्टडी कवर्ड अराउंड 2.6 मिलियन जो स्कूल्स हैं उनको ये कवर करता है। एंड यहाँ पे अराउंड 11,000 टॉक्सिक साइट्स हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अराउंड जहाँ पे स्कूल्स हैं। एंड 11,000 के अराउंड 11,601 टॉक्सिक sites across 17 low and middle income countries, and about 9.7% of the schools जो हैं वो within 5 किलोमीटर of toxic sites हैं यार। about 9.7% of schools are within 5 kilometers of a टॉक्सिक साइट्स। इतने जो मिलियन 2.6 मिलियन स्कूल्स को जो कवर किया गया इस स्टडी में, उसमें 9.7% स्कूल्स जो हैं उनके 5 किलोमीटर के दायरे में टॉक्सिक साइट है यार। एंड जो मेजर पॉल्यूटेंट यहाँ से निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? मेजर पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड लीड, मर्करी, कैंडिमम, आर्सेनिक एंड पेस्टिसाइड्स। एंड जो अर्बन स्कूल है वो ज़्यादा रिस्क फेस करते हैं बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा वेस्ट रिसाइकलिंग होता है। अर्बन स्कूल
face higher risk due to industrial activities and hazardous waste रिसाइकलिंग। ये की फाइंडिंग्स की बात की। बाकी जो लीड पॉल्यूशन है इसके बारे में बात करें, मेजर कंसर्न यही है लीड पॉल्यूशन यार। लीड पॉल्यूशन क्या है? लीड इज अ टॉक्सिक हैवी मेटल यार। मेन सोर्स की बात करें, मेन सोर्स की, तो लीड एसिड बैटरी जो है उनके रिसाइकलिंग रीजन से यहाँ पे लीड पॉल्यूशन होता है। लीड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग जहाँ से होता है वहाँ से लीड पॉल्यूशन होता है यार। ई वेस्ट जो है वहाँ से लीड पॉल्यूशन होता है। पेंट्स एंड पिगमेंट से यहाँ पे लीड पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एमिशन से लीड पॉल्यूशन होता है। सो लीड जो है वो सॉइल को कॉन्टामिनेट करता है, डस्ट एंड वाटर से कॉन्टामिनेटेड होता है, तो जिससे बाद में लोग इसको इनहेल करते हैं। एयर में अगर कॉन्टामिनेट हुआ, सॉइल में हुआ, तो लोग खाने में जा सकता है, वाटर में तो पीने में जा सकता है। कॉन्टामिनेटेड वाटर से भी एक तरह से लीड पॉल्यूशन हो सकता है। कॉन्टामिनेटेड सॉइल, डस्ट एंड वाटर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य के ऊपर? हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ लीड, मतलब ये जो टॉक्सिक साइट्स नियर स्कूल लीड पॉल्यूशन के ऊपर मेन बात की गई, तो लीड पॉल्यूशन से या फिर ये सब चीज़ों से क्या प्रभाव? मेन तो पॉल्यूशन से यहाँ पे लीड का जो हेल्थ इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में बताया गया। हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें तो ब्रेन एंड नर्वस डैमेज कर सकता है यार लीड जो है। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को यहाँ पे ये डैमेज कर सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी ला सकता है, आईक्यू कम कर सकता है ये लीड पॉल्यूशन की वजह से। लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड पुअर आईक्यू हमको देखने को मिलेगा यार। बाकी एनीमिया एंड स्टंटेड ग्रोथ का रिस्क रहता है। एनीमिया एंड स्टंटेड ग्रोथ का रिस्क रहता है। किडनी को डैमेज कर देता है यार जो लीड है ना। सीवियर एक्सपोजर से सीजर्स एंड डेथ भी हो सकता है लीड के। सीवियर एक्सपोजर में कॉज सीजर्स एंड डेथ। बाकी वे फॉरवर्ड की बात करें, करना क्या है आगे? व्हाट इज दी वे फॉरवर्ड? तो टॉक्सिक साइट्स को मैप करने की ज़रूरत है नियर स्कूल्स यार। मैप टॉक्सिक साइट्स नियर स्कूल्स। हमको एक स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल को एनफोर्स करना होगा। एनफोर्स स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल। सेफ बैटरी साइक्लिंग को प्रमोट करना होगा। प्रमोट सेफ बैटरी
रिसाइकलिंग, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट करने की ज़रूरत है। कंडक्ट रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग, जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको बढ़ाना होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना होगा यार। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर जोर देना होगा। तो हमने बात की अबाउट द टॉक्सिक साइट नियर स्कूल्स, लेड पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ रिस्क इन इंडिया की, इसके ऊपर जो रिपोर्ट आया था किसका, जो ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो लंदन में है उसका रिपोर्ट के बारे में बात की गई। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द स्पेस टेक फंडिंग इन इंडिया की। भी ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो ड्रैकनेक स्पेस टेक है इंडिया के रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें बोला कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसने एक तरह से $200 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे रिसीव की 2025 में। एंड बेंगलुरु जो था एक एमर्जिंग स्पेस टेक हब के तौर पे उभर के आया यार, जहाँ पे 57% जो सेक्टर के जो टोटल फंडिंग है वो बेंगलुरु में देखने को मिली। सो सबसे पहले तो हम बात करें किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था। तो जो इंडिया का स्पेस टेक सेक्टर इट रिसीव अराउंड $200 मिलियन फंडिंग इन 2025। इंडिया स्पेस टेक सेक्टर रिसीव $200 मिलियन फंडिंग इन 2025 एंड बेंगलोर को यहाँ पे 57% टोटल फंडिंग्स यहाँ पे देखने को मिली। बेंगलुरु accounts for 57% of total funding and is the leading space tech hub। बाकी की हाइलाइट्स की बात करें तो अराउंड 285 स्पेस टेक कंपनीज जो हैं वो हमको भी यहाँ पे देखने को मिले, जिसमें 274 एक्टिव हैं। स्पेस टेक कंपनीज है, इसमें 274 जो हैं ये एक्टिव हैं एंड टोटल जो फंडिंग है इट क्रॉस्ड $871 मिलियन। जुलाई 2026 तक ये 871 मिलियन हो जाएगा। एंड टॉप 10 कंपनीज जो है ये रिसीव करते हैं अराउंड 60% ऑफ टोटल फंडिंग। टॉप 10 companies received nearly 60% of total फंडिंग। जो स्काई रूट एरोस्पेस है वो इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है। स्काई रूट एरोस्पेस became India's first space tech unicorn। ना ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं यार स्पेस टेक सेक्टर के, जहाँ पे हम ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें सो
ग्रोथ ड्राइवर्स में जो स्पेस सेक्टर है, ये रिफॉर्म्स यहाँ पे 2020 में जो आए, उसने एक तरह से ग्रोथ को यहाँ पे जिसने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को यहाँ पे एनेबल किया, तो इसकी वजह से स्पेस में जो वैल्यू चेन है वो बढ़ा यार। सो ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफ 2020 यार, जो इसरो का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रेमवर्क है, जो कि स्टार्टअप्स को यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करता है यार, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ का, टेस्ट फैसिलिटीज़ का एंड मिशन एक्सपर्टीज़ का। सो इसरो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो डिमांड है फॉर सैटेलाइट सर्विस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी एक ग्रोथ ड्राइवर है मतलब प्राइवेट स्पेस सेक्टर का। सो ग्रोइंग डिमांड फॉर सैटेलाइट सर्विसेज, ऑल्सो लॉन्च कॉस्ट जो कम हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है यार। डिजिटल इंडियन स्टार्टअप इंडिया का जो इकोसिस्टम है, उसने भी एक तरह से स्पेस इकोनॉमी को यहाँ पे अच्छा किया। डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। बाकी गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए यहाँ पे, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 आया यार यहाँ पे, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023। ये जो इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 आया, एक तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है जिससे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एनहांस हुआ, कमर्शलाइजेशन देखने को मिला यार अक्रॉस स्पेस सेक्टर। उसके बाद इन स्पेस की बात करें फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो इन स्पेस है ना, एक तरह से सिंगल विंडो एजेंसी प्रोवाइड करता है, एस्टैब्लिश करता है, जो कि प्रमोट करता है, ऑथराइज करता है, सुपरवाइज करता है प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज़ को। इन स्पेस इन स्पेस फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड जो 100% एफडीआई है कुछ सेलेक्टेड स्पेस एक्टिविटीज़ में, ये यहाँ पे एनेबल किया गया है ना। 100% जो एफडीआई है लिबरलाइज किया गया एफडीआई पॉलिसी 2024 में, जिसमें 100% एफडीआई इन स्पेसिफाइड स्पेस एक्टिविटीज़ जो कि ऑटोमेटिक या फिर गवर्नमेंट रूट से आ सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है यार। और जो वेंचर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड जो है वह स्टेबलाइज किया गया अंडर इन स्पेस टू सपोर्ट स्पेस स्टार्टअप एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैटलिस्ट के तौर पे कैटलाइज करने के लिए यहाँ पे 100 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया। सो वेंचर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड्स की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो चैलेंजेस जो कि फेस करना पड़ रहा है स्पेस टेक को, इसके बारे में क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं यार। पहले तो लेट स्टेज फंडिंग बहुत कम है, सो लिमिटेड लेट स्टेज फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रेगुलेटरी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है यार, स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज की बात करें
दुनिया भर में कंपटीशन है यार, ग्लोबल कंपटीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो करना क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार? वे फॉरवर्ड के अंदर हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है यार। इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन जो है वो उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है यार। प्रमोट इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप को एक्सपांड करना होगा। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस ऑन सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट स्पेस टेक फंडिंग इन इंडिया, ट्रेंड्स, ग्रोथ एंड फ्यूचर आउटलुक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की, जो छोटे टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज़ में थे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, जो सबसे पहले तो बात करें यहाँ पे जो एरोमेडा गैलेक्सी जो है वो एंटर कर रहा है मिडिल एज को। एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पे जो डाटा मिला है हबल स्पेस टेलीस्कोप से उसका इस्तेमाल करके क्रिएट किया, जो क्लीनेस्ट मैप है जो स्टार फॉर्मेशन जो हो रहा है मोस्ट ऑफ दी एरोमेडा गैलेक्सी के अंदर लास्ट 5 ईयर में, ये बताया कि ये देखो ये मिडिल एज में एंटर कर रहा है। सो इसके बारे में हम बात करें। एंड्रो, पहला जो टॉपिक है दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंटरिंग मिडिल एज। इसके अंदर जो एंड्रोमेडा है M31 इज द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे। एंड्रोमेडा क्या है, सबसे करीबी वाला गैलेक्सी है। इज द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे। एंड ये अराउंड कितना दूर है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है यार। इट इज अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। साइंटिस्ट ने पता किया कि जो स्टार फॉर्मेशन है ये डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे स्टार्स नहीं बन रहे हैं ओवर द लास्ट 40 मिलियन ईयर्स। साइंटिस्ट फाउंड दैट स्टार फॉर्मेशन has declined over the last 40 million years। एंड जो M32 है ना, इट इज़ अ सैटेलाइट है ना। M32 क्या एक सैटेलाइट गैलेक्सी है, हैज़ ऑलमोस्ट स्टॉप फॉर्मिंग न्यू स्टार्स। M31 तो ठीक है, जो M31 का सैटेलाइट गैलेक्सी है जिसमें स्टार बनना ही रुक गया लगभग। M32 इट्स सैटेलाइट गैलेक्सी हैज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड फॉर्मिंग न्यू स्टार्स। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, एनएसए का,
इसने ये ऑब्जर्वेशन देखा यार, दी हबल स्पेस टेलीस्कोप, NASA and European Space Agency has made this observation. हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो देखो भाई, ये एक स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है दोनों इसको जॉइंटली ऑपरेट करते हैं, है ना। 1990 में लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में, है ना। जो एडविन हबल है उनके नाम पे इसको दिया गया है। एंड ये ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यूनिवर्स को अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में ये ऑब्जर्व करता है। हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन कर सकता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे समरसता संकल्प अभियान की, जो कि लॉन्च किया गया एज अ नेशन वाइड कैंपेन टू कमोमरेट व्हाट, जो 650 बर्थ एनिवर्सरी है संत गुरु रविदास महाराज का, है ना। इनका जो 650th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए समरसता संकल्प अभियान लॉन्च किया गया। इसके बारे में बात करें, समरसता संकल्प अभियान तो एक नेशन वाइड कैंपेन है टू सेलिब्रेट दी 650th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास। नेशन वाइड कैंपेन टू सेलिब्रेट दी 650th birth anniversary of संत गुरु रविदास। एंड जो गुरु रविदास थे वो 50th सेंचुरी के भक्ति सेंट थे यार। गुरु रविदास was a 15th century भक्ति सेंट। एंड इन्होंने किस चीज़ के ऊपर बढ़ावा दिया? इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा मेंटेन रखना, ये सब चीज़ के बारे में इन्होंने प्रचार किया। ही प्रीच्ड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी एंड ब्रदरहुड। इसके बाद हिज टीचिंग ने किस तरह से इनकी जो शिक्षा है उसने क्या प्रमोट किया? इंक्लूसिव एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी को एक तरह से प्रमोट किया। हिज टीचिंग promoted an inclusive and discrimination free सोसाइटी को प्रमोट किया। इनका बर्थ प्लेस कहाँ है यार? वाराणसी इनका बर्थ प्लेस था। निर्गुणा भक्ति को ये प्रमोट करते थे, दैट इज निर्गुणा मीन्स डिवोशन टू फॉर्मलेस सुप्रीम बीइंग, एक भगवान है जिसका कोई फॉर्म नहीं है। एक बेगपुरा की बात की, एक विजन रखा कि एक बेगपुरा बनाएंगे, एक ऐसा आइडियल सोसाइटी है जिसमें कोई दर्द, दुख, तकलीफ, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको बेगपुरा बोला इन्होंने। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यार, जो क्यूशू साउदर्न जापान में जो क्यूशू है, क्यूशू का जो कोस्ट है वहाँ पे एक तरह से अर्थक्वेक देखने को मिला जापान में। 7.1 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड देखने को मिला, इसके वजह से न्यूज़ में था यार। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, क्यूशू जापान अर्थक्वेक की बात करें, सो मैग्नीट्यूड
A magnitude of 7.1 earthquake struck near Kyushu एंड जापान एक ऐसा जगह है इज एन अर्थक्वेक प्रोन बिकॉज इट लाइज ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये अर्थक्वेक प्रोन है बिकॉज इट लाइज ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एंड जो जापान का जो क्यूशू रीजन है रिसेंटली यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी होता है बिकॉज ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में फ्लाई करता है, जो एक तरह से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं यार। कहीं कहीं पे डाइवर्जेंट है, कहीं पे सबमर्जेंट है, कहीं कहीं पे इमर्जेंट है। सो द रीजन frequently experience earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंडिया डेंगू बर्डन की बात करें तो ये न्यूज़ में था, क्योंकि जो स्टडी है ICMR का जो वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है VRDL, उसका नेटवर्क ने बोला कि ऑल 4 जो डेंगू वायरस सीरोटाइप है आर नाउ सर्कुलेटिंग साइमल्टेनियसली अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया यार। क्यू डेंगा आया था जो कि एक तरह से सिंगल है ना, एक तरह से वैक्सीन आया यार। क्यू डेंगा वो तो न्यूज़ में था ही था। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंडिया का जो डेंगू बर्डन है उसके बारे में। इंडियाज डेंगू बर्डन, तो ऑल फोर डेंगू वायरस सीरोटाइप that is den V1234 are circulating in इंडिया। बाकी जो को इन्फेक्शन के रिस्क हैं वो सीवियर बढ़ा देते हैं या डेंगू को इन्फेक्शन increase the risk of severe डेंगू। को इन्फेक्शन क्या है? जिनमें कंकरेंट इन्फेक्शन होता है, 2 और मोर सीरोटाइप्स एक बार में जिसका अफेक्ट करते हैं, जिनमें ज़्यादा सीवियर डेंगू मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है। ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन, सीवियर जॉइंट पेन, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम है तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, डेंजरसली लो हो जाता है, तो ये चांसेस हैं। बाकी कोई डेंगू वैक्सीन इज़ करेंटली पार्ट ऑफ इंडिया का जो नेशनल मतलब जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसका कोई पार्ट नहीं है कोई डेंगू वैक्सीन जो है। नो डेंगू वैक्सीन is currently part of India's universal immunization program, India universal immunization program। प्रिवेंशन से क्या करना है भाई? प्रिवेंशन के लिए मस्कीटो कंट्रोल करना होगा, लाइक मस्कीटो नेट करके, है ना। पर्सनल प्रोटेक्शन में मस्कीटो नेट आता है यार, मस्कीटो कंट्रोल करने की जरूरत है, एलिमिनेट करना होगा ब्रीडिंग साइट्स को, पर्सनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यार। ये सब इसके यहाँ पे प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। प्रिवेंशन इंक्लूड्स मस्कीटो कंट्रोल
एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग साइट्स एंड पर्सनल प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। तो हमने बात की वो छोटे टॉपिक्स जो कि प्रिंस डेट यहाँ पे न्यूज़ में थे 29 जुलाई को। नहीं, हमने पूरा करंट अफेयर 29 जुलाई को जो चीज़ें न्यूज़ में थी उसको यहाँ पे कवर किया। माइंड में उसके फॉर्म में हल्का वर्ड लिमिट फिक्स है यार, 150 to 200 वर्ड्स में हमने कवर किया यार।